बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पर। हम इस वक्त दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान खड़े हैं। एक हमारा पुराना इत्तेहादी और दोस्त अमेरिका है, और दूसरा हमारा हमसाया और मुस्तकिल दोस्त चीन है। अमेरिका के बारे में कल वजीर आजम ने कुछ कहा था, और चीन के बारे में आज हमारे वजीर खारजा ने कुछ कहा। तालिबान when they were here, they felt that they refused to talk to Ashraf Ghani. Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. They are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan, and they are trying to somehow persuade the Americans to actually intervene. I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. And I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. And also they feel that we're very close to China, and then they want to sideline China. President Biden hasn't called me. Well, it's his option. If he wants to call or not, it is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. You know, it's his prerogative. जो गाड़ी इस वाक़े में इस्तेमाल की गई, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको ट्रैक किया है। तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ कि इन लोगों का जो पहला टारगेट था वो दासू प्रोजेक्ट नहीं था। इनकी पहली कोशिश थी हमलावर होने की दयामीर भाषा डैम की जो साइट है। इस वाक़े के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया, जिसकी मनसूबाबंदी के जो ताने बाने हैं एनडीएस और रॉ का, इसमें हमें नेक्सस दिखाई दे रहा है। जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, चीन हमें मुतमईन दिखाई पाया, फैसला किया कि हमारे जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए हमने मजीद उसको बीफ अप करना है, और हमने अपनी एसओपीज को असर नौ देखा भी है और उनको रिवाइज भी किया है और बेहतर करने की कोशिश भी की है। यूं महसूस होता है हम अमेरिका को गुड बाय कहना चाहते हैं। अच्छी बात है, मुल्कों को आजाद और खुद मुख्तार होना चाहिए, लेकिन सवाल यह, क्या हम वाकई ये चाहते हैं या फिर हम माजी की तरह धमकी लगाकर वापस आ जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या चीन हमसे मुतमईन है? क्या इसे हम पर पूरा यकीन है? कहीं ऐसा ना हो हम उसे भी खो दें और इसे भी खो दें। यह हमारा आज का इशू होगा, और हम बैरूनी खलफशार के साथ साथ अंदरूनी खलफशार का शिकार भी हैं। खुदा न खासा कहीं ऐसा ना हो जाए ये दोनों खलफशार एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं और हम बुरी तरह फंस जाएं। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल करीम कुडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, दिफाई तजियाकार हैं, और DSNG भी हमारे साथ। जनरल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ सर ये फरमाइएगा कि दो बड़ी चीजें हैं। एक तो ये है कि यूं महसूस होता है पिछले 4-5 महीनों से कि हमने अमेरिका को गुड बाय कहने का फैसला कर लिया। तो क्या वाकई एक नेशनल स्ट्रेटजी है, हमारी एक नेशनल पॉलिसी बन गई है कि अब हमने अपने पुराने ताल्लुकात खत्म करके नई अलाइनमेंट्स की तरफ जाना है? दूसरा, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि अमेरिका अब इंडिया के साथ एक दोस्ती कर रहा है और दोनों कोलिशन पार्टनर एक दूसरे के बन रहे हैं, और इसलिए पाकिस्तान को टफ टाइम दिया जा रहा है, तो ये फैसला, तो ये अनाउंसमेंट तो इंडिया ने करनी थी या अमेरिका ने करनी थी? हम ये अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? जावेद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बात यह है कि इसको आप जिस तरफ से देखें, बात एक ही है। क्या अमेरिका ने हिंदुस्तान का इंतखाब करके हमें खुदा हाफिज कहा है, या हमने चीन का इंतखाब करके उनको खुदा हाफिज कहा है? ये एक डिबेट है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका और हिंदुस्तान अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना चुके हैं। अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुन लिया है, और हमने भी चीन का इंतखाब कर लिया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो अब यही रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इन मुल्कों से, चीन से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं तो अमेरिका से दुश्मनी ही करनी है। और अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी चाइना के खिलाफ इंडिया के साथ है तो उन्होंने पाकिस्तान से दुश्मनी ही करनी है। ऐसा तो नहीं होने जा रहा। अलबत्ता जो हिंदुस्तान के ऊपर दबाव हम समझते हैं आना चाहिए विज़ावी कश्मीर पॉलिसी, वो आता दिखाई नहीं देता।
तो दोनों ने अपने अपने स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का इंतखाब कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से लेकिन जैसा एक सवाल ये भी है कि ये इंडिया और अमेरिका की अपनी कोई पॉलिसी है या कामयाबी है या हमारा फेलियर है? हम अगर एक मुल्क है जिसके साथ हमारे 74 साल पुराने रिलेशन है और बड़े करीबी रिलेशन से, और उसके साथ अगर हम आज फासले पे हो गए और उस वक्त फासले पे हो गए जब अफगानिस्तान की सिचुएशन इमर्ज कर रही है, तो वो ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फॉल्ट हो या हमारी तरफ से कोई कोताही हुई हो? मैं नहीं समझता। जो अमेरिका की पॉलिसी है वो इस रीजन में वो खुदा हाफिज कर चुका है अफगानिस्तान को, और अपने पपेट को जिस तरह वो हमेशा अपने चहेतों को छोड़ के चले जाते हैं, अभी अशरफ गनी को वो छोड़ के जा चुके हैं। ही इज पोलिटिकली डिवोर्स्ड और उन्होंने मुआहदा किया है तालिबान के साथ, और अब वो तमाम तर तवज्जो चीन के ऊपर मरकूज उन्होंने कर दी है। इसलिए ये इंतखाब ताकतवर और बड़े मुल्क का, इन्फ्लुएंशियल मुल्क का होता है, कमजोर पार्टनर का नहीं होता। आपने अपने इंट्रो में कहा कि हम दो बड़ी ताकतों के दरमियान अभी फंस गए हैं। हम तो शुरू से दो बड़ी ताकतों के दरमियान रहे हैं। 1960s हो तो यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान थे। जब यूएसएसआर आया अफगानिस्तान में तो उस वक्त भी हम अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान ही थे, और मुजाहिदीन भी बना रहे थे, उन्हीं के इशारों पे चल रहे थे, स्टिंगर्स भी दे रहे थे, लड़ाइयां भी लड़ रहे थे। और जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया और उनको नया दुश्मन चाइना मिल गया, तो अब हम चाइना और उनके दरमियान आ गए हैं। तो ये तो होता रहा है, क्योंकि अमेरिका वो करता है जो उसको रीजन में। लेकिन जैसा एक इशू ये है कि इस वक्त, इस नाजुक वक्त में, एक तो अमेरिका के साथ हमारे ज़ाहिर रिलेशंस ठीक नहीं है। 2.5 साल से उन्होंने एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं लगाया अपना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 साल से उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब हमने कोल्ड शोल्डर देना है, और हम ज़ाहिर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी सऊदीज के जरिए, कभी अमेरिका को डायरेक्ट। और दूसरी तरफ चाइना ये दासू डैम का जो इशू हुआ था, उसमें पहली मरतबा चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन में चाइनीज ने कहा था कि हम खुद इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और उन्होंने डिस्कंफर्ट शो किया था, और उसके बाद चाइनीज कंपनीज ने पाकिस्तान में काम करना भी कुछ अर्से के लिए बंद कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अमेरिका को भी कन्विंस कर रहे हैं इस वक्त, और साथ हम चाइना को भी कन्विंस कर रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि चाइना के वहां 9 आदमी जो डैम पर काम करने के लिए आए थे वो हलाक हुए इस हादसे में। तो चाइना का कंसर्न बड़ा जेन्युइन है। अगर हम किसी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते पाकिस्तानी चीन के अंदर, और वहां खुदा ना खास्ता 9 पाकिस्तानियों की लाशें आती, तो हम भी वहां यही करने के लिए जाते कि हुआ क्या है, हमें क्यों ये लाशें आई हैं। तो उस कंसर्न उनका जेन्युइन है। लेकिन हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है एज अ सोल्जर कि ये एक टेक्टिकल तब्दीली है। टेक्टिकल इवेंट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तब्दील नहीं किया करते। पाकिस्तान और चीन का मिलकर चलना, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के हसूल की तरफ जाना, इन इवेंट से खराब नहीं हो सकता। हाँ, बदमज़गी हो सकती है, उसको करेक्ट कर लिया गया है, और जो उनके खदशात हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। पहले भी कोताही उनके कैंप के दिफा तक नहीं थी। उनका कैंप 325 बंदों का है, और जो सिविल आर्म फोर्सेस की वहां सिक्योरिटी लगी हुई है वो 500 से ज्यादा की है। लेकिन जब कैंप से निकलकर आप प्रोजेक्ट्स की तरफ रवां दवा हो सड़क पर, और उधर हमला हो जाए, तो वह इसमें हमने बहुत पहले भी नुकसान उठाया है। नहीं होना चाहिए, इसको और फूल प्रूफ बनाने की जरूरत है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान और चीन अपने रास्ते जुदा कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, और साहब ये फरमाइएगा सर, ये आज वज़ीर ख़ारजा का आपने प्रेस टॉक उनकी सुनी होगी कि उसमें उन्होंने इतने दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिक्लेयर किया है कि ये NDS और RA का मुश्तरका मनसूबा था, अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ है। हमारी जिम्मेदारी ये बताना नहीं था, हमारी जिम्मेदारी उन लोगों को प्रोटेक्ट करना था जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपना फेलियर मान लिया है कि हम उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर, एक तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये जो इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये वन स्टैंड में पोजीशन नहीं हो रहे। ये एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स है जिसका आप शिकार हो रहे हैं। जब से CPAC या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, तो आपने ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजाइज कर लिया था चाइना के साथ। ये इश्यूज होने थे। अब फेलियर ऑफ अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का फेलियर नहीं है, उसके अपने इश्यूज हैं। मतलब उनमें करप्शन है, उन्होंने $2 खरब अमेरिका ले लिया है, वो अपने उस प्रेशर के नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया इस वक्त आपके साथ ट्वीट कर रहा है सोशल मीडिया पे, देखो दुश्मन ने फिर दासू डैम पे हटा। हमारा पॉइंट तो फिर यही है कि अगर अफगानिस्तान में निगोशिएटेड गवर्नमेंट नहीं आती और वॉर लॉर्ड्स हैं जैसे जनरल रशीद दोस्तम है या अहमद शाह मसूद का बेटा सब वहां पे पहुंच गया, वो वहां पे तो रेफ्यूजी क्राइसिस अपनी जगह पे सेफ हेवंस क्रिएट हो रही है। अब सेफ हेवंस तो इससे पहले TTP जो है वो नूरिस्तान
बलोचिस्तान प्रोविंस में ऑलरेडी छुपी बैठी थी। हम कह रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे वाकयात होंगे और वो पाकिस्तान चाइना की जो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे। हमने दुनिया को समझाना था कि हम ये गलत कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को इस तरह अनअटेंडेड ना छोड़ें। आपने पिछली बार छोड़ा, क्राइसिस पैदा हुआ पूरी दुनिया के लिए, इस बार फिर वही गलती कर रहे हैं, क्राइसिस होगा। हमने कन्विंस करना था, कन्विंस करने के बजाय पूरी दुनिया को कन्विंस कर रही है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। नो, देखिए आप देखिए, सबसे बड़ा जुल्म तो खैर अमेरिका ने खुद किया ना कि उन्होंने अफगान गवर्नमेंट को इस पूरे एग्रीमेंट का पार्ट ही नहीं बनाया। आपको पता है कि तालिबान के साथ एग्रीमेंट साइन किया और सिर्फ एक शर्त ऐसी थी जो उनके अगेंस्ट गई कि जी अमेरिकन यहां से जो चले जाएं, बाकी तो हर चीज तालिबान के हक में थी कि जी ये जो यहां पे उनकी जो एक डिप्लोमेटिक है वो रिवाइव करेंगे, यहां से 5,000 फौज, अब वो 5,000 प्रिजनर जो रिलीज किए वो दोबारा लड़ रहे हैं। सो इश्यू तो ये, और खास तौर पे जो इररेस्पॉन्सिबल विड्रॉल था अमेरिका का वहां से, यानी कि जहाज खड़े हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है। सो अफगान फोर्स 3 लाख फौज अगेंस्ट तालिबान जो है वो अचानक कैपिचुलेट हो गई है। तो ये हमारा फेलियर नहीं है, ये वहां पर हमें इश्यू अब सिर्फ दो ही है, एक रेफ्यूजी क्राइसिस कि अगर काबुल गिर जाता है तो वहां से अफगानी आएंगे, उनको हैंडल कैसे करना है, और दूसरा सेफ हेवंस कि वहां पे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, वो छोटी छोटी सेफ हेवंस होंगी जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगी, उनको कैसे करना है। सो इसको अब फॉर द टाइम में आप अमेरिका को भूल जाइए। अगर अमेरिका $3 खरब लगाने के बाद अफगानिस्तान को कह सकते हैं ये आपकी जंग है, हमारी जंग नहीं है, तो वो यहां से जा चुका है। अब उसका इस रीजन से कोई ताल्लुक नहीं, हमें अपने मामला को खुद देखना पड़ेगा। और चाइना, मैं आपको बाबर भी करा सर, चाइना क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, उसके अपने इंटरेस्ट है। हमने फॉर एग्जांपल प्रपोज किया था ट्रेड ट्रांजिट कि जी आप गवादर से पिशावर से मजार शरीफ ताशकंद तक के पूरी रेल लाइन बिछाएंगे। तो ये सारे इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे भी हैं। सो हमने चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजाइज करना है, चीजों को साथ लेके चलना है और एज ए नेशन इसको जो है ना आगे फेस करना है। और इंशाल्लाह आई कैन टेल यू दैट पाकिस्तानी फौज, हमारा जो सिस्टम है 338 की हमारी पोस्ट है, हम पूरी तरह जो है ना पूरी वो 2600 किलोमीटर की ड्यूरेंट लाइन पूरी तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इक्विप्ड हैं उसको फेस करने। साहब का एक ऐसे सूबे के साथ ताल्लुक है जो हर बार अफगानिस्तान की वजह से मुतासर होता है। मैं लिहाजा इनसे सवाल बड़ा वैलिड है। अब ये फरमाइए सर, ये माजी की गलतियां और अभी ये नई गलतियां, तो पाकिस्तान की क्या कंडीशन होगी आने वाले 6 महीनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ऐसी जगह पे पड़ा है जब जो माजी में मैं समझता हूँ कि जो 2 डिक्टेटरों के माजी के जो फैसले हुए हैं उसमें हमें बहुत सफ़र हुए हैं। चाहे आप ज़ियाउल हक़ को देखें, चाहे मुशर्रफ साहब को उसमें देखें, जो हमारे पड़ोस में जो आग लगी हुई थी वो अपने घर में ले आए, और जो हमने पिछले अदवार में देखा जो खुदकुश धमाके और जो बम ब्लास्ट और टारगेट किलिंग हुई हमारे इन इलाकों में बहुत। अभी भी देखें, मैं इसको बड़ी संजीदगी से, मैं नहीं अपने ओन भाई से एग्री करता हूँ कि अमेरिका बिल्कुल ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। उनके इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, गहरे हैं, और फिर उसके बाद चाइना का यहाँ पर होना और अमेरिका इंटरेस्ट छोड़ दे, ये तो हो नहीं सकता। ये अब देखते हैं कि आगे क्या चीज़ हो सकता है। वो एक बीमार अफगानिस्तान इसलिए छोड़ रहा हो कि चाइना को एंगेज रखेगा। वो एंगेज रखना, चाइना के लिए ट्रैप होना, ये एक डिबेटेबल इशू है कि चाइना के लिए ट्रैप है, एंगेज रखना है, जो चीज़ भी है। जो आपने आज बात की दासू के हवाले से, देखें हमने उस पर गलत मैसेज नहीं की। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इस हुकूमत का कि हर मिनिस्टर को दूसरी मिनिस्ट्री के मुतालिक ज़्यादा पता होता है। दासू के इंसिडेंट हुआ, बाबर वान साहब असम्बली में खड़े होकर उसकी वो दे रहे थे। हक तो यह था कि फॉरेन मिनिस्टर है या इंटीरियर मिनिस्टर है वो इस पर कहते, आपने पहले उसको सिलेंडर बना दिया, फिर क्या कुछ और बना। जब वो आए, जब उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं और हम वो करेंगे, आज हमें पता चला कि नहीं, ये तो एक ऐसा था। फिर ये चीज़ें जो है ना, मतलब है कि करना कि ठीक है वो रॉ और इंडिया से, वो तो हुकूमत को ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का, क्योंकि आप और हम बाहर हैं, उन्होंने वो किया होगा। लेकिन ये चीज़ें उनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। हमारे मुल्क में चीज़ें हो रही हैं और हमारे दुश्मन तो चाहेंगे कि चीज़ें ना हो, लेकिन अफगानिस्तान को बड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा। हमारा पहले दिन से पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो चीज़ भी हो, जो काम भी हुकूमत करे, कम से कम स्टेक होल्डर्स और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने करने, क्योंकि हम इसके बॉर्डर पर पड़े हैं। लेकिन आपको वैसे प्राइम मिनिस्टर सीरियस नजर आते हैं इसमें? जब अफगानिस्तान के इशू के ऊपर आपको पता है ऐसे एक हेडक्वार्टर के अंदर एक ब्रीफिंग थी पिछले दिनों में, और एन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे जो दरख्त लगा रहे थे और इधर से दूसरी सेलिब्रेशन चल रही थी, वो तो दूसरी। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई उसके बाद एक दो और उसके बाद भी मीटिंग्स होनी थी जो कि आज तक नहीं हो सकी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आपके अचानक रिफ्यूजीज़ का आना, जो आपके प्रेशर पख्तूनख्वा पे और बलूचिस्तान पे आएगा, आपके रिफ्यूजी जब अचानक आएंगे उसको आप किस तरह हैंडल करेंगे, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। उसमें आप कैसे इसको स्क्रीनिंग करेंगे, ये सोचना पड़ेगा कि उसमें दहशत गर्द ना है, कोविड की सिचुएशन चल रही है, उसको आपने देखना है। देखें, ईरान ने हमसे ज़्यादा
बहुत सी चीज़ें जो मैंने स्टडी किया है कि उन्होंने जैसे स्विफ्ट कार्ड टाइप सिस्टम ये चीज़ें कर ली हैं, हम उस चीज़ के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक आज तक तो जो ब्रीफिंग हमें पार्लियामेंट में जो हमारे हमें दोस्त बताते हैं हमारे पार्टी के जो के लिए, उसमें तो ये चीज़ें हमें अभी तक नहीं, हमें मीडिया के जरिए भी हमें फेंसिंग बहुत की है वैसे हमने ईरान के बॉर्डर पे भी, और देखिए फेंसिंग है, आप रिफ्यूज को रोक सकते हैं, बड़ा मेजर नहीं आप चौधरी साहब आप रिफ्यूज को रोक सकते हैं, नहीं जब रिफ्यूजीज आएंगे तो नहीं रोका जा नहीं सकता। आप फेंसिंग की बात अपनी जगह वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन रिफ्यूजीज के लिए हमने क्या तैयारी की है, देखें उस चीज के लिए हमें देखना पड़ेगा। रिफ्यूजीज की आड़ में लोग आएंगे वही चीज है, और रिफ्यूजीज को आप कैंप में कन्फाइन कैसे करेंगे, अगर वो पाकिस्तान मतलब अगर वो कैंप से निकलते हैं केपी में, बलूचिस्तान में, कराची में, इधर उधर जब वो जाएंगे उसकी आप ट्रैकिंग कैसे करेंगे कि वो लोग कहाँ पर हैं क्या नहीं है, ये चीज़ें देखिए पहले भी हम कितने अफगान रिफ्यूजीज को यहाँ पर हम रखे हुए, हमारे मेहमान थे हमने रखा हुआ। उसके बाद दूसरी बात ये देखें अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, अफगानिस्तान देखें अफगानिस्तान के लोग जिसके ऊपर जो मैंडेट अफगानिस्तान के लोग दें उसी को हमें उस अफगानिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके ऊपर जो मैंडेट होगा उसी के मुताबिक ठीक है, वो ठीक है हुकूमत है, लेकिन खाना जंगी नहीं होनी चाहिए, खाना जंगी हुई तो वो फिर पूरा रीजन मुतासर होगा, अजमात बीबी की तरफ। हाँ बिल्कुल हमारा रीजन मुतासर होगा, लेकिन जहाँ तक ये चीज़ है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि जो अमेरिका शायद हमें छोड़ गया और हम चाइना के साथ, देखें अमेरिका हमेशा अपने जो है वो काम करके अपने मफादात को देखता है सारा। आप मुजाहिदीन देखें, मुजाहिदीन बना के उसके बाद रशिया के खिलाफ छोड़ दिया, क्या किस किस मोड़ पे नहीं छोड़ा, लेकिन ये चीजें हैं कि मतलब अजहर साहब फरमाइएगा कि जब भी इस किस्म के इश्यूज आते हैं तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता है कि ये हुकूमत खत्म कर दें और उसकी जगह एक नई हुकूमत ले आएं, वो शायद इन मसाइल को हल कर दे, जबकि नई हुकूमत भी इन मसाइल को अब हल नहीं कर सकेगी, तो सोल्यूशन क्या है आपके पास? शुक्रिया शोएब साहब, आप दुरुस्त कहें, इन्होंने जो जितना मैस फैला दिया है वो किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। अभी मैंने जितनी बातें सुनी जनरल साहब की हों या ऑन की हों, उस सब में अभी उन्होंने हमें चाइना की और अमेरिका के बारे में उन्होंने हमें बहुत सारे हकायक बताने की कोशिश की, लेकिन यही वही चाइना है जिसके जब वो हमारे दौरे हुकूमत में चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे, इमरान खान साहब ने उनका दौरा रुकवाया और हत्तुल इम्कान कोशिश की खड़े होकर कंटेनर के ऊपर चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाए, चाइनीज जो है वो प्रोजेक्ट्स हो जाए, उसके बारे में इल्जामात लगाते रहे। फिर यहाँ बात खत्म नहीं हुई, हुकूमत में आने के बाद भी मुराद सईद हो, अब्दुल रज़ाक दाऊद हो, ये इनके बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो चाइनीज के बारे में जो है वो जो गुफ्तगू फरमाते रहे। अभी 1 साल पहले की बात है, इमरान खान साहब अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत के आए थे, आपको मालूम होना चाहिए, जहां पर उन्होंने वो ओसामा बिन लादेन को बनाने का और ISI का जो है वो प्रोटेक्ट करने का जो है वो जो इनामात लेकर वो वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान आए, और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीत के वो आए हैं, वो हुआ है। बात यह है कि आपकी जो नॉन सीरियसनेस है, आपकी जो ये गैर संजीदा हरकतें हैं और बचगाना किस्म की जो है उधेड़ उम्र में बचगाना हरकतें हैं, वो दुनिया देख रही है, उनको समझ में आ रहा है आप कर क्या रहे हैं, और उन्होंने जहां बात करनी होती है वहीं बात करते हैं। अभी मैंने आज देखा, मुझे बड़ा मतलब क्या कहूं उसके बारे में, टर्किश जो हमारे वजीर दिफा हैं, उनको टर्किश जो आपने देखा होगा उनके अकाउंट के ऊपर उन्होंने जो है वो क्या ट्वीट किया है और क्या कहा है, सो इनको कोई सीरियस ही नहीं लेता। ये एक अपनी हद तक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ये जो मर्जी कह लें, ये इमरान खान को घर बैठे उम्मत मुस्लिमा के लीडर भी कहते हैं, कह लें भाई, आप उनको जो है वो सबसे उनको मगरिब से ज्यादा मगरिब को जानते हैं, वो हर चीज को जानते हैं, लेकिन लोग भी उनको जानते हैं, उनको ये भूल जाता है। अब इसके ऊपर दासू डैम के ऊपर जो आपने खुद हरकतें की, आपने 3 बयानात बदले, आपने चाइनीज को जो है वो फूल बनाने की कोशिश की, तो वो मुल्क है, उनके 9 जब चीनी जो है वो जो मारे जाएंगे तो यकीनन उनका फिर ये बात तो बनेगी कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। आपके ये झूठ बोलना, ये आपका लग बात करना, आपकी गलत बयानी, ये ट्रेडमार्क हो चुका है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो चल जाता था, इंटरनेशनली ये मामलात नहीं चलते। आज शाम महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक 1400 किलोमीटर पूछना है, मुझे आखिरी बात पूरी कर लेने दे प्लीज। अच्छा जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आज कुरैशी साहब ने कहा 1400 किलोमीटर के ऊपर उन्होंने कोई 36 कैमरों से जो है ये सारी सर्वेलेंस करके अब वो वाकये को लेके आए हैं। होना तो यही चाहिए था कि ये 36 कैमरों की सर्वेलेंस पहले होती और ये वाकया हो ना पाता, लेकिन वो हो गया। अब रेफ्यूजीज की जहां तक बात है, हमारे कुछ दिन पहले अफगान जो कुछ फौजी हैं वो वहां से भागकर हमारे पास आए, हमें उनको भी पनाह देनी पड़ी,
और उनको पनाह देने के बाद फिर उनको बाहर भिजवाया गया। हमारी अफगान पॉलिसी क्या है? हमें कोई ये बता दे कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की चाइनीज पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की पूरी खारजा पॉलिसी क्या है। हमें कहते हैं आपने वजीर खारजा नहीं लगाया, आपने वजीर खारजा लगा के कौन सा कारनामा सर अंजाम दे लिया? अगर यही हरकतें और यही बैकफुट पर जाना था, अगर आपको वजीर खारजा लगा के मैं आता हूँ वापस आता हूँ। सर आपको याद होगा वाकई उन्होंने एक नुक्ता उठाया। नुक्ता ये है कि जब इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे पे गए, वहां से वापस आए, तो उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़े होकर कहा था कि ऐसा लगता है जैसे मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो वो वर्ल्ड कप कहाँ है अब? ओके मैं वैसे सोच रहा था कि आज अफगान पॉलिसी पे बात हो तो शायद पॉलिटिक्स टेस्ट है, लेकिन मेरी बहन जो है ना सीधा पॉलिटिक्स पे लेके आ गई, तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। अगर आपका लीडर, आपका जो इस वक्त पाकिस्तान से आपके लीडर हैं, वो हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात करेंगे, जो शख्स पाकिस्तान को एक ब्रॉथल हाउस से एक कोठे वाली से मुशाबह देगा, तो वो कौन सी पॉलिसी है? और वो क्लियरली पाकिस्तान की, वो हर दुनिया को पता है कि वो इंडिया के पेरोल के ऊपर हमदुल्ला मोहिब है, नंबर 1। नंबर 2, जिस वक्त अफगान एम्बेसडर की बेटी अगवा होती है, उसी वक्त आईजी इस्लामाबाद कहता है कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये ऐसा अगवा नहीं लग रहा। उसी वक्त कश्मीर में आपने पैटी पॉलिटिक्स, छोटी सोच का मुजाहरा करते हुए सबसे पहले पाकिस्तान को वो इल्जाम करा कर दिया कि शायद अफगान एम्बेसडर की जो बेटी है वो, और आज वो क्लियर हो गया कि उसकी बेटी का अगवा नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारे मतलब। सो ये जो सियासत खेलने की जो सोच है, जब पाकिस्तान इतने बड़े दोराए पे खड़ा हुआ है, मुखालिफत एक है मेरी मुखालफत, और जब हमारी और पीटीआई की नून लीग की मुखालफत, एक है जिसमें पाकिस्तान का नुकसान है। ये लोग पाकिस्तान का नुकसान करने पे आ जाते हैं। एक बड़ी क्लियर पॉलिसी हमारी रह गई। आप देखिए ना, जैसे मरियम साहबा के बेटे की शादी है और वो नहीं जा रही वहां पे, ठीक है, अच्छा। और आपकी तरफ से शादियां बार जिस जगह पे जब आप नुक्ते उठाएंगे इसके साथ तो जवाब भी आएगा। मसला ये, अगर वो इस तरह के ट्वीट करेंगे कि उनको बड़ा अफसोस है, तो हजूर अपने बेटे को यहां बुला लीजिए, उसको तो किसी ने रोका। जहां पे उनकी शादी, आपको पता है कितना पर हेड है? 1500 रुपया पाउंड पर हेड के ऊपर पे कर रहा है। 7.5 करोड़ की शादी है। यहाँ गरीबों की सदका दे दें, यहाँ पे बुला लें। आपने जरूर लेमन्सब्रो में शादी करनी है, 5 स्टार होटल हाइट पार्क के सामने, मैंने आज उसका फोटो देखा। इतनी बड़ी जब शादी करेंगे तो हमारा एतराज बनता है कि आप नहीं जा सकती तो उसको बुला लें। ऐसा इशू क्या है? पॉइंट ये कि हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, हमारे कोई फेवरेट नहीं, वो हमारे कोई फेवरेट है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे अमेरिका तो वहां पे बहुत होपफुल थे। उन्होंने कहा कि मैंने विन कर लिया अमेरिकन दिल, और बल्कि एक जगह पे ये भी कहा गया कि यूं महसूस होता था कि जो प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो मेहमान है और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट, और वो वर्ल्ड कप भी उन्होंने कहा कि मैंने जीत के लेके आया हूं। लेकिन आज वही प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अमेरिका भारत दोनों कोलिशन पार्टनर बन गए और हमें अवॉइड किया जा रहा है। ट्रंप में और बाइडेन में बहुत फर्क है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स का अपना एक डिफरेंस है। तो वही है ना। नहीं देखिए, पॉलिसी हर गवर्नमेंट की अपनी है। अब पीटीआई की, नून लीग की पॉलिसी में ये बड़ा फर्क है, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो कहा ट्रंप वापस ही, हमने पॉइंट ये दिया, हमारा वर्ल्ड कप नहीं रहेगा। नहीं, पॉइंट आप समझ, हमारा पॉइंट ये था, प्राइम मिनिस्टर ने जो कश्मीर का मुकदमा है वो बेहतरीन तरीके से लड़ा था। अब अगर बाइडेन आने के बाद अफगानिस्तान को अबैंडन कर देता है और पूरे रीजन में एक एनार्की की सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरे रीजन का इशू है। इस वक्त उज्बेकिस्तान का इशू है, तुर्कमेनिस्तान का इशू है, ईरान, चाइना, हर मुल्क अफेक्ट होने जा रहा है। आप उसको कैसे निगोशिएट कर सकते हैं कि आपकी, लेकिन ये मानना पड़ेगा पाकिस्तान की वजह से, आज इमरान खान साहब की वजह से आपका एक नैरेटिव चल रहा है। दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान, तालिबान हमारे फेवरेट नहीं रहे। हम देखिए, अब इंडिया जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, नहीं मान रही, इंडिया सोशल मीडिया पे जो कर रहा है, अभी भी ये कह रहे हैं, सब पूरी दुनिया ये कह रही है, बल्कि जितने स्टेक होल्डर बड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान। यही तो इशू है कि इंडिया फंडेड जो एक सोशल मीडिया कैंपेन है, उसको केटर करने के लिए हम जबरदस्त कैंपेन चला रहे हैं। आपका ख्याल ये है कि सोशल मीडिया जो चल रहा है, अमेरिका उससे मुतासर हो रहा है, सैंक्शन बरतानिया भी उससे मुतासर हो रहा है, सैंक्शन पूरे यूरोपियन यूनियन भी उससे मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान की जो कैंपेन है, 37 लाख के करीब उसके ऊपर ट्वीट्स हुए। हमने किए, ऑटो बोट्स कर रहे हैं, जो रोबोट्स काम करते हैं वो किए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उस जंग को लड़ने के लिए वी हैड टू डू दैट, आपके साथ लड़ना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने जनरल साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। बड़ा सीधा सवाल है कि ये जो अफगान आर्मी है वो लड़ क्यों नहीं पा रही, और रोज एक पूरा सूबा तालिबान कैप्चर कर रहे हैं, और अब अमेरिकन का अपना ख्याल ये है कि 90 दिन के बाद काबुल के ऊपर भी तालिबान का झंडा लहरा रहा होगा। तो ये बेसिकली फौज की ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई थी, या डिमोरलाइज्ड है, या फिर तालिबान बहुत ही तगड़े हैं? ये इशू क्या है? छोटे कपड़े के वो दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जैसे ये फरमाइए सर, ये अफगान आर्मी लड़ क्यों नहीं पा रही सर? इक्विपमेंट्स बड़े जबरदस्त, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बड़ी जबरदस्त, ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त, और लड़ाई में ठुस।
चौधरी साहब, बात ये होती है कि फौज जब वसाइल मौजूद हों तो 3-4 साल में फौज खड़ी कर लेना कोई बात नहीं होता, लेकिन उनको 30 से 40 साल एक्सपीरियंस वाले जनरल चाहिए होते हैं इतनी बड़ी फोर्स को कमांड करने के लिए। एक तो उनकी लीडरशिप बहुत कमजोर है, कमांड बड़ी इन्हें एक्सपीरियंस है, फिर कॉम्बैट के दौरान उन्होंने अपना आर्मी चीफ सैक करके दूसरा चीफ बना दिया, फौज डिमोरलाइज होती है। फिर तो वो अमेरिका के उसके साथ टेक लगाकर खड़ी थी जब तक अफगान आर्मी, तो उनके हौसले बुलंद थे, उनको दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स का कवर अवेलेबल था। लेकिन जब वही ताकत जो इनको बना रही थी, जो इनको फीड कर रही थी, जो इनको ट्रेनिंग दे रही थी, इनके दुश्मनों के साथ मुआहदा करके रातों रात भाग गई, तो जाहिर है फौज तो मोरल के साथ लड़ती है ना, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो तो वो लड़ती है। तो वो जिन्होंने इन्हें खड़ा किया वो इन्हें धोखा देके भाग गए, तो अब डिमोरलाइज्ड है आर्मी, उनमें रेजिस्टेंस की कुव्वत नहीं है, और पूरे हथियार के साथ वो जो सरेंडर कराने के लिए आते हैं, चंद तालिबान आते हैं और इनकी पूरी चौकियों से हथियार भी ले लेते हैं, इनको भी साथ ले जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि डिमोरलाइज्ड आर्मी वो रेजिस्ट नहीं कर रही, कॉम्बैट में डिलीवर नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अब तालिबान को रोका नहीं जा सकेगा, फिर ये जो 90 डेज का हदफ है मेरा ख्याल है वो तो अगले 25 दिनों में पूरा हो जाएगा, फिर तो अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट गई फिर वहां पे। बिल्कुल, अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट 90 दिन निकालती नजर नहीं आती, और आप जो आज जो उन्होंने इक़्तिदार में शराकत की भी दावत दी है कि जी मेरे साथ इक़्तिदार में शरीक हो जाएं, अगरचे दैट इज अ प्लॉय, और क्योंकि वो इस हुकूमत को इलेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं, वो इसको मानते ही नहीं, तो उनके नैरेटिव के अगेंस्ट है, लिहाजा वो शराकत तो करेंगे नहीं। देखिए, दो कॉन्सेप्ट्स की जंग है। एक तरफ जो रेजिस्टेंस फोर्सेस थी, जो तालिबान है अफगानों के, वो कहते हैं कि हमारी अफगान एमिरेट का तख्ता उल्टा गया और कारजाई और अशरफ गनी को हमारे ऊपर, अफगानों के ऊपर नाफिज कर दिया गया बजोर बाजू, लिहाजा इनकी हुकूमत और इनके इंतखाबात चाहे 5 से 12% टर्नआउट हो, वो उनको सही इंतखाबात नहीं मानते, इसको नुमाइंदा हुकूमत नहीं मानते, लिहाजा ना वो इनके साथ शराकत इक़्तिदार करेंगे, न मुज़ाकरात करेंगे, और यही वो पिछले 20 बरस से कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि कितने दिन ये रेजिस्ट करती है। 90 दिन बहुत दूर का टाइम है, मैं भी पहले 90 दिन कहता था, लेकिन जिस तरीके से आज नावा सूबा गिर गया है, मुझे लगता है कि 30 दिनों से 6 हफ्ते बड़ी बात होगी अगर ये रेजिस्ट कर जाएं। 10 सूबे कैप्चर कर चुके हैं तालिबान सर, अब आप समझे ज्यादा बड़ी गेम नहीं रही, अब उन्हें सिर्फ काबल पहुंच रहे हैं एक बार, और मेरा नहीं ख्याल कि काबल के अंदर इतनी अब स्ट्रेंथ होगी कि वो रेजिस्ट कर सकेगी तालिबान को। ये फरमाइएगा सर कुंडी साहब, देखिए तालिबान की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ये है, अफगानों की बदकिस्मती ये है, अफगानों की बदकिस्मती ये है कि हर आदमी उन्हें मशवरा देना चाहता है, चाहे वो रीजनल कंट्री हो, चाहे वो इंटरनेशनल कुव्वतें हों, कि आपने कैसे हुकूमत बनानी है, आपने किस तरह का निज़ाम नाफिज करना है, आपका आइन कैसा होगा। ये हम सब भूल रहे हैं कि वो एक सॉवरेन कंट्री है। अफगान ही वो अफगानिस्तान को गवर्न करेंगे, वो अपना जो उनका सिस्टम है एक लोहे जरगा का, उसके जरिए एक एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे। वो किसी के भी डिक्टेट, उन्होंने अमेरिका और रशिया के डिक्टेट नहीं लिए, वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, उसके डिक्टेट्स नहीं लेंगे, मशवरा जरूर शायद सुन ले, अच्छी बात, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, उन्हें कोई गाइड नहीं कर सकता। देखें, गवर्नमेंट को तो सबसे पहले ख्याल में कि अपनी पॉलिसी देनी चाहिए अफगानिस्तान की, उनकी पॉलिसी क्या है। आपको अभी पता नहीं चला? नहीं, मुझे अभी तक नहीं, कोई पॉलिसी नहीं दी। अभी मेरे भाई ने बात की कि तालिबानों के हवाले से की कि जी हमारा कोई वहाँ पे फेवरेट नहीं है। चंद दिन पहले आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट देखें, उनने क्या लिखा था ट्वीट के अंदर, ठीक है। अब ये कंट्रडिक्शन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और ऐवान बाला के एक मेंबर के दरमियान और एक ही पार्टी के, इसलिए हम कह रहे हैं कि मैं ये पता नहीं है कि हमारी पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान के मतलब। और उसमें हमने पहले दिन से ये कहा था कि आप बैठें, आप स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, पार्लियामेंट को बिठाएं, एक पॉलिसी तो लेके। अब पॉलिसी जो विद इन दी गवर्नमेंट अब आपस में इनकी ठीक नहीं है, तो फिर आप बाकियों के आप समझाएं क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। अभी मैं आपके प्रोग्राम में देख रहा था कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि गाड़ी जो है वो स्मगल होकर आई है। जब आपने फेंस लगा दिए हैं तो गाड़ी की स्मगलिंग कहाँ से हुई है?
चेक पोस्ट के जरिए हुई है। नहीं हो सकता पहले होगी नहीं मतलब है कि डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन मैं भी जो देख रहा हूँ कि अगर वो हुई है, मतलब है कि स्मगल हुई है, तो कैसे स्मगल हुई है, फेंस लग गए हैं तो हमारे वो चीज़ें, तो ये चीज़ें इस किस्म की स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स जो है हमें मरवाती हैं। फिर जैसे पहले आपने कहा सिलेंडर हुआ, फिर घाई में गिर गई, अब आपके जब वो खुद आ गए तो आपने अब कह रहे हैं कि जी हम राब्ते में भी सब, तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें हमें इस चीज़ों पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। आपने बात, अब मेरे भाई ने बात की कि ट्रंप और बाइडेन में बहुत फर्क है। ट्रंप ने इनको वर्ल्ड कप दे दिया, बाइडेन कहता है वर्ल्ड कप वापस करो। अच्छा यही होगा। नहीं वो पहले फोन करेगा तो हम वापस। अब देखिए अढ़ाई, आपने बात की ना कितने महीने हो गए कि हमारे पास इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की ये पोजीशन है कि हमारे पास एम्बेसडर नहीं है। 2.5 साल। ठीक है, अब मतलब है कि ये इतने इंपॉर्टेंट कंट्री और इतने स्ट्रेटेजिक जगह पे हम बैठे हुए हैं, तो 2.5 साल से अगर हमारा एम्बेसडर नहीं है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी आपको बता रही है। आपके जो चाइना के साथ सूरत हाल है वो भी आप कहते हैं कि स्वीटर देन हनी है, लेकिन जो एक्चुअल हालात हैं वो आपको पता है कि क्या हालात हैं उनके साथ, क्या क्या वो क्या कहते हैं। ईरान के साथ खुश नहीं थे पिछले 2-2.5 सालों में, ज्यादा खुश नहीं। ठीक है, ईरान के साथ आपके हालात देखिए, आपके पड़ोसियों के साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी आपको की नाकामी है कि आपके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ठीक है, बाकी मुल्क तो छोड़ दें। पड़ोसी तो आप चेंज नहीं कर, दोस्त चेंज कर सकते, पड़ोसी तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पड़ोसियों के साथ आपके हालात ये हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी के हालात हैं। अफगान सिचुएशन पे आप अभी तक क्लियर नहीं है कि आपने बयान क्या देना है, कि क्या चीज़ करनी है, तो मतलब है हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है उस्मान साहब, एक तो इस वक्त पाकिस्तान को सबकी जरूरत है, सिर्फ गवर्नमेंट को आपकी जरूरत नहीं है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर आप हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, पाकिस्तान की सारी बड़ी पार्टियों को गवर्नमेंट के साथ मिलकर कम से कम अफगानिस्तान के इशू पर एक पॉलिसी जरूर देनी चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन किसके साथ बैठे? उस वजीर आजम को जिसने जब पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जॉइंट सेशन हो, ब्रीफिंग दी जाए और वो वजीर आजम जो है वो कहीं और मसरूफ हो, वो किसानों के कन्वेंशन में चला जाए, इस वजीर आजम के साथ बैठे? किसके साथ बैठे? ये मुल्क, प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क का वजीर आजम ही कोई नहीं है और इसीलिए ना इसकी कोई खारिजा पॉलिसी है, ना ये किसी के साथ बैठ सकते हैं, ना किसी को अपने साथ बैठा सकते हैं। इनको किसी के साथ बैठने के लिए किसी और की मदद की जरूरत पड़ती है। ये बेचारे अकेले ना किसी को मिल सकते हैं, ना इनको कोई मुलाकात का टाइम देता है, ना इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार है। ये तो है असलियत, जो अगर इनको नहीं समझ में आती तो फिर ठीक है, पूरी दुनिया को पता है कि असलियत क्या है। अब एक दो बातें और नहीं की, मुझे बड़ा खुशी हुई कि जुनैद की जो शादी है उसका पर हेड तो निकाल लिया ऑन ने, लेकिन उसको ये समझ नहीं आई इस हुकूमत ने जो है वो महंगाई में और आम आदमी के साथ जो हालत हो रही है उसका पर हेड ये नहीं निकाल सके। पागल है पाकिस्तानी जो है वो लाखों रुपया लगा के अपने बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है कि आप देख लें मोटरसाइकिलें बिक रही हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की कर रही है, इतनी सी तो बात है। यही बात समझ नहीं आती। आप उस तरफ आ रही हैं तो अब एक नुक्ता वैसे मैं आपके सामने रखूंगा। ये मुल्क जो है ना आप सबका है और आप लीडर हैं इस केस पे, कोई शक नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, 3 बार मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, तो मेरा ख्याल है उन्हें कम से कम अपने नवासे की शादी तो यहाँ कर लेनी चाहिए थी। मरियम साहबा यहाँ पे है, सफदर साहब यहाँ पे हैं और जुनैद साहब जो उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, जाहिर है वो कोई सरकारी ओहदे में नहीं रहे। इसी तरह जो उनकी होने वाली बेगम है उनका भी कोई, उनके खिलाफ भी कोई ऐसा केस नहीं चल रहा, तो उन सबको यहाँ पे बुलवा के अगर यहाँ पे शादी हो जाती तो हर्ज क्या था इसमें? देखिए ये शादी हमें क्या कहाँ करनी है इसका फैसला तो कोई और नहीं कर सकता, ये तो हमें करना है ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने नहीं पूछा इमरान खान से कभी कि हम होते तो कोई इशू नहीं था, आप लीडर हैं, मुझे बात पूरी कर लें, लीडर हैं, लिहाजा लोग सवाल करेंगे आपसे। जिनके नहीं, वो भी तो लीडर है ना, वो भी तो लीडर है जिसके सारे चमचे कट से आके जो है वो हमारी औलादों पे और हमारे घरों पे और हमारी औरतों पे बातें करते हैं। उनकी जो है उनके ऊपर बात कीजिए तो शाम में गुस्ताखी हो जाती है। कल एक लिस्ट आया हुई है, उसमें मुझे गद्दार जो है वो डिक्लेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से। क्या औकात है इनकी? कौन है ये मुझे गद्दार डिक्लेयर करने वाले? अगर कैमरे लगाना जो है वो गद्दारी नहीं थी, नहीं वो ज्यादती है ना, मजहब का इशू उठना चाहिए किसी का, ना ही गद्दारी का और ना ही हुकूमत बकरी का। चौधरी साहब ये अगर हुई आपके साथ तो ये ज्यादती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता। कर रहे हैं नहीं, मुझे मेरी बात छोड़े, बात यह है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन किधर है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन है सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालो, उनके खिलाफ मुकदमे नए किसी ना किसी ना गढ़ने की कोशिश करो, इनके खानदान की बातों पे लोगों की जो है वो लो द बेल्ट जाओ, लोगों के घरों पे उनके बच्चों पे बातें करो, ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये जो मुझे ये बताइए कि अगर इनको शर्म नहीं आई चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कैमरे लगा के मेरा ट्वीट करना गद्दारी हो गई, मैं इनसे गद्दारी का सर्टिफिकेट मांगती हूं, ये रखे अपने गद्दारी की सर्टिफिकेट अपनी जेब के अंदर। ना गद्दारी, कुफर, बगावत, इसके अलावा ये कर क्या रहे हैं?
यही तो बात है कि पाकिस्तान के मसाइल का ना इनके पास हल है, ना इन्हें अदराक है, ना ये पाकिस्तान को मसाइल से निकालना चाहते हैं। ये सिर्फ अपना वो एक देखिए ज़हनी आपके मरीज पास हल और है, ज़हनी मरीज जो है लेकिन वो आप अपनी यहाँ ज़हनी नहीं मरीज है। होने की हालत मसला में ये है कि होना आप लंदन में हैं, तो मसले हल करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। हम उन सब लंदन ये में बात इसलिए वैसे हैं कि हम उस्मा बुखारी साहबा की इमरान गलत खान नहीं की- है हम कि इमरान खान का पाकिस्तान के बहुत हालात मदद आप देख लें, रीजन के पूरे हालात आप देख लें, और जो हमारी जो पॉलिटिक्स है उसके हालात देख लें, और फिर आप ये कभी किसी को गद्दार करार दे रहे हैं, कभी किसी को गद्दार करार देते हैं, कभी कोई लिस्ट आ जाती है, कभी कोई लिस्ट आ जाती है। आपका फोकस क्या है वैसे? अच्छा, मुझे इस अपना इनका उज़्मा बीबी के गद्दारी वाला इशू का मेरा इतना नॉलेज में नहीं है, बट ऑब्वियसली इनसे सवाल करना बनता तो है कि अगर मरियम बीबी ने कल ट्वीट किया है कि मैं अपने बेटे की शादी पे नहीं जा सकती, तो हमारा कौल बनता है कि अगर आप उस पर इतने गमज़दा है तो उनको यहाँ बुला ले। इस बात पे इतना गुस्सा बनता नहीं था। बट हैविंग सेड दैट, हमारा इशू है कि पाकिस्तान को बुला लेना। अंडर इमरान खान साहब लवारसों की तरह क्यों जी बीबी रहे बात हैं? तो करने वो अपने कासिम सलमान को यहाँ बुला ले, वो लवारसों की तरह ना जिए। बीबी थोड़ा सा गुस्सा मैं ये ठंडा कह करें, सकती हूँ बीबी ना। बस करें। नहीं जी। नहीं, आप जब बात करेंगे जवाब वैसा इतनी लेंगे, महंगी ये जगह पर बात हमने याद जो एतराज रखिएगा। किया वो ये बहुत कि बर्दाश्त किया रोजाना आपको। शाम को 7 से लेकर 11 तक पूरी मुस्लिम लीग नून जो है आटा चीनी घी से काम शुरू करती है, और उसी वक्त जब वो 11 ब्रो में शादी करती है और 5 आपको स्टार शर्म होटल फिर नहीं में, आती। जिसपे सिर्फ 250 लोगों पे 7-8 करोड़ लगे, हमारा एतराज तो बनता है कि आए अपने मुल्क में। वो एक किसी रूसी ने कहा था ना कि पाकिस्तान आपने सिर्फ देना लोगों के आटा लिए चीनी, कब्रिस्तान हमने नहीं है, देना। इनकी दौलतें उधर, लाहौर वाला इनकी शादियां उधर, इनकी तालीम उधर। हाँ, अलबत्ता फौत हो जाए तो इनके जजाने और तदफीन जो है वो आपकी औलाद पाकिस्तान में उधर, जरूर होनी चाहिए, उसकी क्योंकि परवरिश यहाँ से उधर, हिसाब किताब उसका शायद सब आसान हो कुछ जाए। उधर। सो वो अपनी जगह पे। अब आपके एक चीज और फॉरेन क्लियर पॉलिसी कर दूं, का बीबी नाम जरा उधर। बात सुने, पाकिस्तान की जिससे बहुत अभी- क्लियर कट किस्म की देखिए, फॉरेन उसमें आपकी पॉलिसी है, बात। और मैं जैसे फैसल कुंडी साहब कह रहे थे, कंफ्यूज कोई कंफ्यूज नहीं। हमने कहा तालिबान हमारे फेवरेट्स नहीं है, हमने कहा मिलिट्री लेकिन दुनिया नहीं मान रही। नहीं सर, हम तो अपना पॉइंट है, दुनिया को कैसे आप इसी तरह लेके चलेंगे ना? दुनिया को मना रहे हैं हम। मना रहे हैं, सब उनको समझा रहे हैं हम कि खुद military- convinced हैं, हम- मुझे convinced और ना ये करें, पूरी मैं आपको दुनिया में convince भी करता हूं, दुनिया को करे convince। मिलिट्री टेक ओवर को हम सपोर्ट नहीं करते, हमने तालिबान को फेवरेट नहीं, हम चाहते हैं वहां पे कंसेंसस से गवर्नमेंट बने। और नंबर 1 एक्सटेंडेड टाइका की जो मीटिंग हुई है, ये जो कल होनी है सुबह, इसमें हमें भी रोल दिया और हमने अपना पॉइंट बड़ा क्लियर दिया। चाइना, रशिया और उसको यूएसए होगा कि देखिए आप लोगों के इशू ज्यादा, हम ज्यादा इफेक्टिव है। आप ये देखिए एपीएस जो नवंबर में वाकया हुआ था वो अफगानिस्तान से लोग आए थे, जो लोग पीसी गवादर में अटैक हुआ था वो अफगानिस्तान से आए थे, जिन लोगों ने आके अटैक किया था इस जगह पे, क्या कहते हैं ये अपना मुझे याद नहीं आ रहा, दासू डैम वाला, ये सारे ताने बाने अफगानिस्तान से। हमारा इशू है कि जो सेफ हेवंस क्रिएट हो जाएंगी अफगानिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट गिरने की वजह से, हम इफेक्टिव है। हमारा यहाँ पे $150 अरब का नुकसान हमारा हुआ है, 80,000 कैजुअल्टीज हमारी हो चुकी हैं, और अगर रेफ्यूजीज और आ गए, मुझे ब्रेक लेने 40 लाख के बाद सर मसला ये है ना कि हम दुनिया को बता नहीं पा रहे, हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि हम सर आपके अगेंस्ट अफगानिस्तान, आपके अगेंस्ट इंडिया पूरा कुछ इंडिया के वहां पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट पता है कितनी है? इंडिया करेगा सब कुछ, उन्होंने डैम्स बनाए, उन्होंने सब कुछ किया, उनकी इन्वेस्टमेंट जा रही है। बात ये है कि इंडिया करेगा, इंडिया हमारा दुश्मन है। मुझे दुख है इस ऑपोजिशन पे कि इस टाइम के ऊपर जब हमें इकट्ठे होना चाहिए था, उस वक्त ये पीडीएम खड़ी कर रहे हैं, उस टाइम जब चौथी हमारी कोरोना, उस टाइम इनको अफगानिस्तान का इशू आ रहा है, उस टाइम इनको अपनी सियासत आ रही है। अब इस टाइम के ऊपर दे शुड स्टैंड बाय मी। अगर मरियम बीबी कश्मीर में उस वक्त ना कहती अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बात के ऊपर, मैं कभी कुछ ना कहता, हमदुल्ला से नवाज से मुलाकात ना करते, मुझे एतराज नहीं था। जो अफगान सफीर की बेटी का इशू है ना, मुझे जरा मौका दीजिएगा, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान उसमें इनोसेंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मरियम बीबी ने उस वक्त स्टेटमेंट दी थी, गलत किया था। हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है, लेकिन उससे पहले आधी दुनिया ये इल्जाम लगा चुकी थी। लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर का अपनी हुकूमत पे इल्जाम लगाना ये गलत है। उस वक्त गायब थे। आप हमदुल्ला भाई को जस्टिफाई करेंगे सर इनकी मुलाकात का? ब्रेक कर सकते, ब्रेक लेना। इसके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो सूरत हाल बन रही है अफगानिस्तान के अंदर, उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा? छोटी ब्रेक को दोबारा हाजिर होता प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जल्द से ही फरमाइएगा सर, ये जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसका इफेक्ट क्या होगा पाकिस्तान पे? देखिए, मुख्तसर बात यह है कि जो हम एक डूम्सडे सिनेरियो डिफरेंट डिबेट्स में पेंट किया जा रहा है, ऐसा होने नहीं जा रहा। 11 सूबे गिर गए हैं, 65% इलाका तालिबान के कब्जे में है, और एक भी रेफ्यूजी पाकिस्तान में आया नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। एक्सटर्नली डिस्प्लेस्ड सिटीजन के स्टेटस के तहत उनको कैंपों में रखा जाएगा। वो कैंप अफगानिस्तान के अंदर होंगे या बिल्कुल उस बॉर्डर के नजदीक होंगे। जगहों का इंतखाब हो गया है, उनके दिफा के लिए फोर्स का तयन हो गया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह कर दिया गया है। लिहाजा हम तैयार हैं उसको हैंडल करने के लिए, लेकिन तादाद मिनिमल होगी, बहुत कम होगी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बिल्कुल नहीं आएंगे, ये भी ऐन मुमकिन है कि कोई रिफ्यूजी लेकिन सर ये अगर अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ जाती तो पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानाइजेशन होगी
वो जो एक शिद्दत में इजाफा क्यों होगा होगी? उसको कौन कैटर करेगा सर? क्यों होगी? पहले जब तालिबान की हुकूमत थी मुल्ला उमर की, तो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था? दैट वाज द सेफेस्ट पीरियड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अभी भी अगर तालिबान आ गए तो ये बड़ी खाम ख्याली है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान अशरफ गनी से गवर्नमेंट जो कुछ करवा रही है, जो को एलडीएस मिल के करवा रहा है, जो कुछ रॉ करवा रही है, जब इन दोनों का हाथ खत्म हो जाएगा तो ये जो इधर चंद लोग अभी सर उठा रहे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे और मारे जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा अफगानों को और दूसरी बदकिस्मती बुहारी साहब ये फरमाइएगा कि ये गवर्नमेंट इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगी जो इंटरनेशनली आ रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर से आएगा फ्यूचर में? नहीं, इनका ये सवाल तो आपको पूछना ही चाहिए। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जनरल साहब का कि उन्होंने हमें कम से कम अफगान पॉलिसी और पाकिस्तान की थोड़ी सी जो खारजा पॉलिसी है वो उन्होंने बता दी, जो ऑन साहब हमें नहीं बता सके, तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने बता दी और कौम को बता दिया कि किस तरह से मामला होंगे। ऑन साहब के पास बजट भी है शादी का, इख्तियार जो है वो क्या जो है इकदाम किए गए हैं वो जनरल साहब को पता थे, उन्होंने बता दिए। यही हमारा प्रॉब्लम है और यही हमारी बात है कि ये 3 में ना 13 में इनका प्रॉब्लम यह है कि जुनैद की शादी कहाँ होगी, इनका प्रॉब्लम यह है कि फलाने को जेल में कैसे डालना है, फलाने को गद्दार कैसे डिक्लेयर करना है। इनका बड़े मसाइल से, पाकिस्तान के मसाइल से इनका कोई लेना देना नहीं। और इन्होंने वो जो भर्ती किए हुए हैं अपने जो चंद सोशल मीडिया के ऊपर जो लाखों रुपया हमारे टैक्स पेयर के ऊपर बैठ के हमें गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, सो इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे इतना ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया की पार्टी है ये जो है वो कॉपी पेस्ट की पार्टी है, ये प्रोपेगेंडे की पार्टी है। ये ख्याल है कि अब आप ना करें किस चीज की वजह से? उनका ख्याल ये है कि जो सूरत पैदा हो रही है आप पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। मैं वैसे इनकी डेस्परेशन समझा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और बता दूं जो जनरल साहब ने ऐड किया मैं साथ ऐड कर देता हूँ। 2600 किलोमीटर में से 2450 किलोमीटर की ड्यू लाइन फेंसिंग हो चुकी है। टोटल हमारी 338 के मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि उस्मा बीबी को बता दूं, गाड़ी उधर से उस्मा बीबी को थोड़ी फिगर्स बता दूं। 338 के करीब किले और फोर्ट्स मुकम्मल है, 40,000 FC वहां पे मुकम्मल हो चुकी हैं। जो पोस्ट इन्होंने EDPs के जो टोटल कैंप्स बताए हैं तकरीबन कुछ 700-800 के करीब हम कैंप्स मुकम्मल करने की प्लानिंग मुकम्मल कर चुके हैं। हमारा होमवर्क मुकम्मल है। हमें अगर इशू है तो इस ऑपोजिशन से जिसका माइंड पैटी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है बार बार, कि अगर पीडीएम का जलसा जैसे 29 को करने जा रहे हैं, जब कोरोना की चौथी लहर है, जब अफगानिस्तान का इशू, आपको सियासत है, क्योंकि इनके जहन पे सिर्फ इक्तदार की सिर्फ हवा सवार हो चुकी है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप इस वक्त बैठ के वहां पे एंजॉय पार्टियां कर रहे हो, उनके साथ उस मुल्क में बैठ के इनकी बात करनी बनती नहीं थी। वैसे कुड़ी साहब भी फरमाइएगा सर, ये कर लेंगे कंट्रोल मामला? खुदा करे कर लीजिए पाकिस्तान की बात हम कहते हैं, खुदा करे कर ले। मैं जनरल साहब की बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी में बताया गया था, जो हमने टीवी पे देखा, रफली 7.5 लाख रेफ्यूजीज की जिक्र हुआ कि वो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। पहले आपके अफगान रेफ्यूजी पाकिस्तान के हर कोने में फैले हुए हैं, उनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं। जो जनरल साहब ने कहा कि बड़ा पुरअमन, देखें यहाँ पर जो खूनरेजी हुई किसने की थी, फिर किसने तस्लीम किया था। अब जनरल साहब ऐसे कह दिया, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो खूनरेजी बम धमाके में बताया जाता है कि स्वात में जो है पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, तो वहाँ पर कौन थे, किसके पास हम निफाज शरीयत करके गए थे कि निफाज शरीयत वो कर लें? क्या वो नहीं थे? तो हमारे जो फौजियों के, हमारे सिक्योरिटी फोर्स के हालात पाकिस्तान के अंदर जो शहीद हुए हैं, ये रियलिटी है, लिहाजा हमें ज्यादा सीरियस इस चीज को लेना चाहिए। आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।